नमस्कार साथियों, आज के इस मोटिवेशनल टॉक का टॉपिक है मृत्यु से पहले, मतलब बिफोर यू डाई। अब ये अजीब सा नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये मैं कैसी बातें कर रहा हूं। मृत्यु से पहले ये क्या है? बिफोर यू डाई ये क्या है? ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें मैं बहुत तेजी से काम कर रहा हूं और आने वाले 3-4 सालों के अंदर इसका जो प्रभाव है वो आपको अपने आप दिखने लगेगा। क्या है ये जो मैं करना चाहता हूं और मेरी दिली इच्छा है कि हर एक भारतीय व्यक्ति इसमें हिस्सा ले, इसमें भाग ले और इस बात को समझे। अब ध्यान से समझिएगा, यदि हम थोड़ी सी फिलोसॉफिकल बात करें और उसमें लाइफ की डीप मीनिंग को समझने की कोशिश करें तो हम क्या पाएंगे कि लाइफ में सिर्फ ये 5 उंगलियां हैं और इस 5 उंगलियों के कॉन्सेप्ट को यदि आप समझ गए तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट हो जाएगी। आप लोग बहुत सारी चीज़ों के पीछे परेशान रहते हैं जो आपको समझ ही नहीं आती है। आप समझने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उसके बाद भी उलझ जाते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं और कहीं ना कहीं आप मिस कर देते हैं लाइफ को, लाइफ के मीनिंग को, आपके लाइफ के पर्पस को, आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या करना चाहते हैं और उलझ कर रह जाते हैं इस पूरी दुनिया के जो चक्रव्यूह है या जो चक्र है उसके बीच में। तो मैंने बहुत सिंपल करने की कोशिश की है इस लाइफ के मीनिंग को और उसका नाम रखा है मैंने मृत्यु से पहले या बिफोर यू डाई। अब ये बिफोर यू डाई का कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा। हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, ये तो तय है। एक न एक दिन हम सभी को इस पृथ्वी से जाना है, लेकिन उसके पहले मतलब हमारा जन्म भी हो गया है और मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन उसके बीच में जो समय गुजरा है या बीच में जो समय बचा है उसको हमको कैसे गुजारना है, वहां पर हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ों को यदि ठीक कर ले तो ये जो बीच का समय है, क्योंकि मृत्यु कब होगी किसी को नहीं पता, आज कल परसों, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन इस बीच के समय को यदि हम समझ गए तो हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं और टेंशन फ्री होकर हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। कई लोगों को देखा होगा आपने, हमेशा परेशान रहते हैं, चाहे उनके पास पैसा हो तो भी परेशान रहते हैं, चाहे अच्छी हेल्थ हो तो भी परेशान रहते हैं। तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत है एक कॉन्सेप्ट जिसको वो समझ नहीं पाते, जो कि मृत्यु से पहले हम सभी को समझना है ताकि हम अच्छे से जीवन जी पाएं। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि 5 फिंगर का कॉन्सेप्ट है ये, जिसको मैं बार बार समझाता हूं कि ये 5 फिंगर आप अपनी ऐसे खोलिए इस वीडियो को देखते हुए और सारी ये 4 फिंगर्स को इस प्रकार से बंद कर लीजिए और सिर्फ एक फिंगर को ओपन रखिए। ये पहली फिंगर आपको समझाती है कि आपकी हेल्थ ठीक होना चाहिए, बाकी 4 फिंगर को बंद कर लीजिए। यदि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो इस लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है। यदि हेल्थ ठीक है तो आपका सारे काम में मन लगेगा। कई बार आपने देखा होगा कि थोड़ी सी सर्दी जुकाम हो जाता है तो बड़े से बड़े काम को आप रोक देते हैं, छुट्टी ले लेते हैं कि मुझे फीवर हो गया है, सर्दी जुकाम हो गया है। तो देखिए थोड़ा सा जो वायरस है सर्दी और जुकाम वाला वो आपको कितना परेशान कर देता है। तो आपको अपनी हेल्थ को समझना होगा और इसे ठीक करना होगा। जब हेल्थ ठीक हो जाए तो आपके अपने माइंड को ठीक करना होगा। कई लोग कहते हैं कि मैं बुद्धू हूँ, मुझे समझ नहीं आता है, मुझे लेट समझ में आता है, मुझे कोई पढ़ाता है तो समझ नहीं आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप सीखने के कॉन्सेप्ट को, समझने के कॉन्सेप्ट को, दिमाग को कैसे तेज करना है, इस कॉन्सेप्ट को यदि आप समझ गए तो सारी चीज़ें आपके लिए भी आसान हो जाएगी। मैं भी 9th फेल हुआ था, मुझे भी 7th में मैथ्स में सप्लीमेंट्री आई थी, लेकिन उसके बाद जब 9th में दोबारा से पढ़ा तो मेरे अंदर एक ड्रामेस्टिकली चेंज आया, एक बड़ा चेंज आया। उसके बाद में स्लो लर्नर से फास्ट लर्नर बन गया। वो कैसे हुआ? वो सेकंड उंगली को ठीक करने से हुआ। थर्ड उंगली हमारे इमोशन की उंगली होती है। जब किसी व्यक्ति की हेल्थ ठीक हो जाए, माइंड ठीक हो जाए, उसके बाद उसे अपने इमोशंस पर काबू करना आना चाहिए। इमोशंस वो चीज़ है जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, लेकिन इंसान इन इमोशंस को समझ ही नहीं पाता है कि ये इमोशन उसके अंदर डाले क्यों गए हैं या कौन सा इमोशन कब क्या काम करेगा। तो यदि इसे नहीं समझेंगे तो लाइफ बर्बाद हो सकती है। इसके बाद चौथी उंगली आती है कि यदि तीनों चीज़ें, हेल्थ है, माइंड है, इमोशन है, लेकिन पैसा ही नहीं है तो इस लाइफ का कोई काम नहीं है। तो पैसा भी होना ज़रूरी है, फाइनेंस को भी समझना ज़रूरी है और जब ये चारों हो तो ध्यान लगाने में बड़ा ही मज़ा आता है। कई लोग ये चारों नहीं होते, ना अच्छी हेल्थ है, ना अच्छा इमोशन है, ना अच्छा माइंड है, ना अच्छे पैसे है, और चले जाते हैं सत्संग सुनने के लिए। लेकिन सत्संग सुनकर आते हैं एक उम्मीद के साथ कि अब हमें पैसा मिल जाएगा, अच्छी हेल्थ मिल जाएगी। सत्संग सुनने से पैसा, अच्छी हेल्थ, अच्छा माइंड, अच्छे इमोशन नहीं मिलेंगे। इस बात को समझिएगा। पहले ये सब आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आपका सत्संग में मन लगेगा, ध्यान में मन लगेगा, माला फेरने में मन लगेगा, आप भगवान में मन लगा पाओगे। लेकिन लोग इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा गलत समझ लेते हैं। उनको लगता है कि सत्संग में जाने से हम अमीर बन जाएंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। सत्संग में जाने से आप अच्छा ज्ञान जरूर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप उस ज्ञान का सही एप्लीकेशन नहीं करेंगे, उसे अप्लाई नहीं करेंगे, आप अपने जीवन में वहीं रहेंगे जहां पहले से थे। थोड़ी बात सुनने में कड़वी लग रही होगी, लेकिन यही सच है। तो आज
कुछ थोड़ा सा मैं झलक डालने वाला हूं पहली फिंगर के ऊपर कि आप अपनी हेल्थ को कैसे ठीक बना सकते हैं, कैसे उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। आइए आज हम इसी पर बात करते हैं। तो मैंने आपकी हेल्थ को ठीक कराने के लिए 5 हिस्सों में इस टॉपिक को बांटा है। जो पहला हिस्सा है वो हिस्सा है कि आपको अपने शरीर को कैसे ठीक रखना है। तो उसके 3 आयाम होते हैं। आप बहुत ध्यान से यदि अपने शरीर को देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें 3 हिस्से होते हैं जिन्हें आपको हमेशा ठीक रखना है। 3 हिस्सा कौन सा? पहला हिस्सा जो आपको शरीर, बाहरी शरीर दिखता है, वो जहां पर आपको अपना चेहरा दिखता है, अपनी बॉडी दिखती है, अपने हाथ, अपने पैर, अपनी बैली, अपना चेस्ट, ये सारी की सारी चीजें दिखती है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपके बाहरी शरीर को ठीक करना होगा। और बाहरी शरीर को ठीक करने के लिए क्या करना होगा? बहुत ही आसान से चीज है। या तो आप किसी भी प्रकार के कोई आसन कर लीजिए, या फिर आप जिम चले जाइए, या फिर आप रनिंग कर लीजिए, या फिर आप वॉकिंग कर लीजिए, या कोई भी स्पोर्ट्स खेल लीजिए। इन सारी की सारी एक्टिविटी से आपका बाहरी शरीर ठीक होता है। आपको समझने की जरूरत है। आपके 3 प्रकार के शरीर हैं जिन्हें आपको ठीक रखना है, और उसमें से पहला है, सिर्फ पहला है, बाहरी शरीर। और बाहरी शरीर को कैसे ठीक रखा जाता है? इस शरीर से काम करवाकर, मेहनत करवाकर। कई लोगों को खाने के बाद सीधा सोने की आदत होती है, जिसके कारण बाद में उनका वेट बढ़ता है और उनको तकलीफ होती है। तो इस बात को समझना होगा आपको कि आप अपने बाहरी शरीर को कैसे ठीक रख सकते हैं। जो मैंने तरीका सीखा कि कई सालों तक मैं जिम भी गया, लेकिन उसमें एक चीज़ के लिए मुझे दिक्कत हो रही थी, जिसके कारण मैंने और भी चीज़ें खोजी। क्योंकि देखिए, उसके लिए आपको पर्टिकुलर टाइम चाहिए। यदि आप टाइम और उतने इक्विपमेंट नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा बैड फील होता है कि मैं आज जिम नहीं जा पाया, या ये एक्सरसाइज नहीं कर पाया, है ना। इस प्रकार की चीज़ें होती है। और क्योंकि हम वर्किंग हैं तो हम प्रोफेशनली हर रोज़ को जिम को वैसे नहीं कर पाते हैं जैसे एक्चुअल में करना चाहिए। और एक और मैंने चीज़ देखी कि जिम को यदि आप 10-12 दिन, 15 दिन छोड़ देते हैं तो उसके बाद आपकी बॉडी वहीं पर आ जाती है। फिर आपको थोड़ा सा गिल्ट फील होता है कि यार मैंने अच्छी बॉडी बनाई थी मेहनत करके, उसके बाद वापस से मैं वहीं के वहीं आ गया। तो मैंने इसका एक तरीका ढूंढा जो कि कन्वर्ट हुआ फिर आसन के अंदर। और मैं 1-2 महीना ऋषिकेश रह के आया और वहाँ पर आसन, प्राणायाम और ध्यान सीख कर आया। आसन से मेरे जीवन में क्या फ़ायदा हुआ? मुझे बहुत घंटे घंटे पढ़ाई करने में और काम करने में बीत जाते थे। मैं कभी अपनी बैक के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, जो कि हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो इतनी ज़्यादा पेन करने लगी कि वो पेन जो है असहनीय हो गया। जब मैंने आसन सीखे और प्रॉपर आसन को करने लगा तो पूरा का पूरा बैक पेन जो है वो गायब हो गया, ख़त्म हो गया, और मेरी ज़िंदगी से उसने टाटा बाय बाय कह दिया। ये फ़ायदा हुआ मुझे आसनों को करने से। अब जिम के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, और उसमें से एक बड़ा नुकसान ये भी है क्योंकि मैंने कम एज में काफ़ी जिम की थी और उसके कारण शायद मेरी लोअर बैक में कुछ दिक्कत आई थी और उसी के कारण वो पेन कंटिन्यू था। लेकिन आसन करने के बाद मुझे 3-4 चीज़ों का फ़ायदा हुआ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी भी इस प्रकार की दिक्कतें थी, छोटी छोटी बैक पेन होना या हेड पेन होना, तो वो दिक्कतें खत्म हो गई। उसके बाद एक सबसे बढ़िया चीज़ हुई कि मैं कहीं भी प्रोग्राम लेने के लिए जाता हूँ, सेमिनार लेने के लिए जाता हूँ, मुझे कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए अपने आसनों को करने के लिए। बहुत ही सिंपल आसन होते हैं, आप आसानी से कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। छोटी सी जगह चाहिए, यदि आपके पास एक मैट है तो चल जाएगा, नहीं भी है तो भी चल जाएगा, आप अपने आसनों को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने बाहरी शरीर को ठीक बनाना है, और इस बाहरी शरीर को ठीक बनाने के लिए सबसे पहला चीज़ जो है आप आसन कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ है इसके अंदर भी सूर्य नमस्कार, यदि आपको आता है वो कर लीजिए। आपको बाकी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यदि कम टाइम है तो। इसके अलावा यदि आप सुबह से उठते हैं और आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बहुत टाइम नहीं रहता, तो आप बेसिक जो जॉइंट मूवमेंट होते हैं, है ना, 8-9 प्रकार के जॉइंट होते हैं, उसके जो मूवमेंट होते हैं, जैसे नेक का जॉइंट हो गया, आपकी कलाई का जॉइंट हो गया, आपके कंधे का हो गया, आपकी कोहनी का हो गया, आपके लेग का हो गया, जितने भी जॉइंट है उसके जॉइंट मूवमेंट के यूट्यूब पर फ्री वीडियो होंगे। यदि आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यदि आपके जॉइंट मूवमेंट के वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना के आपके लिए डाल दूंगा। तो बेसिक जो जॉइंट मूवमेंट है यदि आप वो भी करेंगे तो आपका बाहरी शरीर जो है वो ठीक होगा। कई लोगों को आपने प्रॉब्लम देखी होगी, अक्सर महिलाओं को, कि एक समय के बाद, एक एज के बाद उन्हें कोहनी या घुटनों के दर्द की शिकायत होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि लाइफ में कई साल ऐसे निकल जाते हैं कि उन्होंने अपनी कोहनी को या घुटने को पूरा मूव ही नहीं करवाया, और जिसके कारण क्या होता है, इनके बीच में कैप्सूल होता है जो काम नहीं करता है, तो वो वहीं पर चिपक कर रह जाता है, और जब बाद में हम ज़्यादा कोशिश करते हैं इसे खोलने की तो वो पेन का कारण बन जाता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को हर दिन कम से कम 2 से 3 मिनट, 5 मिनट अपने जॉइंट्स को, सारे जॉइंट्स को मूव ज़रूर करना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहला हो गया ये बाहरी शरीर जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब दूसरा शरीर होता है हमारा अंदरूनी शरीर। अंदरूनी शरीर मतलब जहां पर हमारी वेन्स होती हैं, नलियां होती हैं, जहां से रक्त का संचार होता है, हमारी वायु जाती है। तो वो
अंदरूनी शरीर हो गया और उसको भी हमको ठीक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप उसको ठीक नहीं रखेंगे तो सारी की सारी चीज़ें गड़बड़ होने लगेगी। अब उसको कैसे ठीक रखना है, देखिए आसन से क्या होता है, ठीक हमारा बाहरी शरीर ठीक होता है। तो दूसरी चीज़ जो अपना अंदर का शरीर है उसको ठीक करने के लिए हमको करना होगा प्राणायाम। और मुख्यतः 3 प्रकार के प्राणायाम भी यदि आपने कर लिए, जिसमें पहला है कपालभाति, दूसरा है अनुलोम विलोम और तीसरा जो है भ्रामरी। यदि ये 3 प्रकार के भी आपने प्राणायाम कर लिए तो इससे क्या होगा कि आपका अंदरूनी जो शरीर है, जिससे आप वायु मतलब सांस लेते हैं। अब देखिए बाहर का शरीर तो आसन करने से ठीक हो गया या एक्सरसाइज करने से ठीक हो गया, लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपने अंदरूनी शरीर जो होता है उसको कभी ठीक रखने के बारे में सोचते भी नहीं है। और वहीं पर काम आता है प्राणायाम। जब आप अपनी श्वासों को तेजी से खींचते हैं तो सोचिए क्या होगा बॉडी के अंदर। आपकी सांस आपके फेफड़ों में जाती है और वहाँ से रक्त का संचार करवाती है आपकी पूरी बॉडी में, खून को लेकर जाती है। और यदि खून का फ्लो अच्छा नहीं है तो सोच के देखिए कितनी सारी दिक्कतें हो सकती है। और यदि खून का फ्लो अच्छा है, ऑक्सीजन सही ऑक्सीजन आपके बॉडी में जा रही है, तो सोचकर देखिए कि आपकी अंदर वाली बॉडी भी पूरी क्लीन हो गई, पूरी अच्छे से महसूस होने लगी। और इस वीडियो को सुनते समय जब आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो महसूस कीजिए कि एक आपकी बाहरी बॉडी हो गई जिसको आपने आसन करके ठीक कर लिया, एक आपकी जो अंदरूनी बॉडी है जो कि अंदर है उसको भी आपने ठीक कर लिया अपनी श्वासों के माध्यम से या श्वासों की एक्सरसाइज से। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण बॉडी का पार्ट है वो है आपका ऊपरी हिस्सा, ये दिमाग, ये मन, जिसको आपको शांत करना होता है, जिसे आपको अपने कंट्रोल में रखना होता है। तो इस तीसरी बॉडी के पार्ट को आपको ठीक रखने के लिए करना होता है ध्यान या मेडिटेशन। अब कई लोग कहते हैं कि मेडिटेशन से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ये उनका मानना या सोचना होगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 3 पार्ट में से सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है हमारा दिमाग का हिस्सा, जो हमारे पूरे शरीर को, हमारी पूरी बॉडी को हर प्रकार से चलाता है। आप यदि इसके बारे में समझ नहीं पाए, इसको कंट्रोल नहीं कर पाए या इसको शांत नहीं रख पाए तो बहुत सारी चीज़ें छोटी होते हुए भी बहुत गड़बड़ हो जाती हैं और बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। तो आपको इसी की भी एक्सरसाइज कराना है, क्योंकि आपको पता है हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा हिस्सा पानी का है और वहाँ पर भी ऑक्सीजन पहुँचती है। और यदि समय से वहाँ पर ठीक तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुँचे तो ब्रेन काम करना बंद भी कर सकता है। ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं। तो आपको समझना होगा कि आपका जो ब्रेन है उसको भी तो रिलीफ की या फिर और भी चीज़ों की ज़रूरत है। तो उसके लिए एक तो ऑक्सीजन हो गया जो प्राणायाम से वहाँ पर पहुँच जाएगी। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है मेडिटेशन या ध्यान। और ध्यान से कई लोग मानते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति होती है, बिल्कुल होती होगी, लेकिन महत्वपूर्ण पार्ट यह है कि आप अपने ब्रेन को शांत बिठाना या एक जगह बिठाना जानते हैं या नहीं। अब कई लोग मेडिटेशन का विरोध भी करते हैं कि मेडिटेशन से क्या होता है, कोई ईश्वर मिल जाएंगे क्या, कोई भगवान मिल जाएगा क्या, या कोई संपत्ति मिल जाएगी। बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आप इसे एक एक्सरसाइज की तरह लीजिए। आप ये सोचिए कि यदि आपको मैं पढ़ने के लिए बैठाऊं और कहूं कि 2 से 3 घंटे 4 घंटे यहां पर बैठकर पढ़ना है, क्या आपका माइंड आपको एक जगह बैठकर पढ़ने के लिए बाध्य करेगा? या क्या आप अपने आप को रोक पाएंगे कि 3-4 घंटे ना फ़ोन छुए, ना किसी की बातें सुने, सिर्फ और सिर्फ आपका पढ़ाई में ही ध्यान हो? शायद ऐसा बहुत कम लोगों के साथ हो पाएगा और बहुत सारे लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, हार जाएंगे वो। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी को उन्होंने एक जगह बैठाना ही नहीं सीखा है। और आप कुछ भी बात माने या ना माने, लेकिन इस बात को मानकर देखिएगा, लॉजिकली समझिएगा कि यदि आप ध्यान के लिए या मेडिटेशन के लिए 5, 10, 15, 20 मिनट बैठना शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी को, आप अपने मन को एक जगह पर बैठाने की कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे ये प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, क्या होता है, सफलता पर इसका प्रभाव दिखने लगता है। क्यों बोलते हैं कि मेडिटेशन के बाद सफलता ज़्यादा मिलती है? सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि आप एक जगह बैठना सीख जाते हैं। और किसी भी चीज़ को सीखने की प्रक्रिया का सबसे पहला सौदा क्या है, सबसे पहला पार्ट क्या है? वो पार्ट है कि आपको एक जगह बैठकर उस चीज़ के बारे में समझना होगा, सीखना होगा। जब आप एक जगह बैठ ही नहीं पाएंगे तो सोच कर देखिए कि क्या आप किसी भी चीज़ को सीख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे। तो लॉजिकली है, आपको अपनी बॉडी के 3 हिस्सों पर काम करना है। पहला है बाहरी हिस्सा, दूसरा है अंदर का हिस्सा और तीसरा है ऊपर वाला हिस्सा। बाहरी हिस्से को आप आसन से ठीक करेंगे, अंदर वाले हिस्से को आप प्राणायाम से ठीक करेंगे और ऊपर वाले हिस्से को आप मेडिटेशन से ठीक करेंगे। इस बात को आई होप आप समझ गए होंगे। ये हो गया वो पहला हिस्सा शरीर का जो कि आपको ठीक करना है, जिसके अंदर 3 भाग थे। अब दूसरी चीज जो आपको समझना है, जो आपके शरीर को ठीक रखने में मदद करेगी, वो है जल, मतलब पानी, जिसे हम वाटर भी कहते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे शरीर को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जल या पानी, जिसे हम रोज पीते हैं। लेकिन इसको पीने के थोड़े से तरीकों को यदि बदल दे, इसके पीने को थोड़े से क्वांटिटी को समझ ले, तो हमारे जीवन में एक नया निखार आ सकता है। जैसे पहला पॉइंट यदि आप याद रखिए कि दिन में 8 से 10 ग्लास पानी आप डेली पिए, पीना ही है।
ताकि आपके शरीर में वाटर लेवल जो है वो कम ना हो। अब बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना है और बहुत कम भी नहीं पीना है, एक मध्यम मार्ग में आपको पानी की स्थिति को या क्वांटिटी को रखना है ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। अब पानी को जहां पर रखते हैं, पानी अपना रूप उसी पात्र के अनुसार बदल लेता है। आपने सुना होगा पुराने लोगों के मुंह से कि आपको जो पानी है घड़े वाला पानी पीना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। आपने ये भी सुना होगा कि तांबे वाला पानी पीना चाहिए, वो भी बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल सुना होगा। तो इस प्रकार पानी अपना नेचर जगह और स्थिति के अनुसार बदल लेता है। तो सबसे हाई क्वालिटी का पानी होता है यदि आप स्वर्ण पात्र में रखकर उसे पीते हैं तो, लेकिन स्वर्ण पात्र तो अवेलेबल नहीं होते हैं। तो यदि चांदी का पात्र यदि कोई आपके घर अवेलेबल है, उसमें रखकर पानी पिए यदि आप, तो भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कई लोगों के पास चांदी का पात्र भी अवेलेबल नहीं होता, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आप ताम्र पात्र जो आता है, तांबे का पात्र, तांबे की बोतल आती है, ग्लास मिलता है, लोटा मिलता है, उसके अंदर यदि पानी रखकर और इस्तेमाल करेंगे तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। उसके बाद आता है यदि आप स्टील में भी रख सकते हैं तो भी ठीक है, लेकिन लोहे के पात्र में कभी भी रखकर या एल्यूमिनियम के पात्र में पानी रखकर हमें नहीं पीना चाहिए। इस बात का हमें खासा ध्यान देना चाहिए। और यदि आप मटके का पानी भी पी रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ दो प्रकार के पानियों से हमें बचना है। यदि एल्यूमिनियम के ग्लास या बॉटल में आप पानी पी रहे हैं या प्लास्टिक के में पी रहे हैं तो भी उससे थोड़ा सा अवॉइड कीजिए या बचिए। या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कभी भी आपको लोहे के पात्र में जो पानी रखा रहता है उसको नहीं पीना है, इस बात का ध्यान देना है। अब पानी पीने में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि यदि आप सुबह उठते हैं तो सुबह आपको पता होना चाहिए आपकी लार के फायदे के बारे में। सुबह उठते से ही रात भर में जो आपके मुंह में लार बनी होती है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है आपके शरीर को ठीक रखने में। अब यदि ये लार सुबह से उठते ही आप मंजन के साथ बाहर निकाल देते हैं, तभी कई बार आप कहते हैं कि आपको इम्यूनिटी ठीक नहीं है, आप कमज़ोर हैं, आपकी पाचन शक्ति ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो लार है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट करती है हमारी लाइफ में। इसी लार से पुराने लोग कई बड़ी से बड़ी चोट जो है, गहरे से गहरे जो चोट होती थी उसको ठीक कर लेते थे। इसी लार से जितने पिंपल्स होते थे उसे ठीक कर लेते थे। पिंपल के जो स्पॉट बन जाते हैं उस लार को सुबह से उठकर लगा लेते थे, वो ठीक हो जाती है। आजकल के बच्चों को ये मजाक लगता है या हंसते हैं वो लोग कि सुबह से उठकर कोई व्यक्ति अपने मुंह से जीभ से लार लगाकर कैसे रख सकता है या ऐसे घिना हुआ काम कैसे कर सकता है। ये घिना हुआ काम नहीं है, ये लार ही है जो हमारे शरीर के लिए दवाई का काम करती है। और इसी लार को आप यदि अपने पिंपल्स पर लगा लें, अपनी किसी चोट पर लगा लें, या फिर आपको डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं उसके नीचे लगा लें, तो आपकी जो आंखें हैं वो भी ठीक होगी, डार्क सर्कल भी ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा आपके पिंपल्स भी ठीक हो जाते हैं। कभी भी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, जब भी आपको पिंपल होने वाला रहे तो 1-2 दिन पहले आपको दर्द होने लगता है, यदि आप सुबह उठते से ही पहली लार वहां पर लगा लेंगे तो आपका वो पिंपल गायब हो जाएगा और पिंपल के दाग भी गायब हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकली करके देखिएगा, इसे ऐसा मत मानिएगा कि ये क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। प्रैक्टिकल करिएगा, उसके बाद बताइएगा। लार के और भी फायदे हैं। आप लोगों ने कभी भी किसी भी जानवर को बहुत ज़्यादा, जो जंगल में रहते हैं उन्हें डॉक्टर के पास जाते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन एक चीज़ आपने हमेशा नोटिस की होगी कि जब भी किसी भी जानवर को चोट लगती है तो आपने उस चोट पर उन्हें बार बार अपनी जीभ से चाटते हुए देखा होगा। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉजिकली समझिएगा। वो जब चाटते हैं तो उस जगह पर लार लग जाती है और उसी लार के कारण उनकी चोट या उनका घाव जो है वो ठीक हो जाता है। तो प्रकृति माँ ने इस चीज़ को बनाया है हमारी शरीर की रक्षा करने के लिए, तो इसे गलत मत समझिएगा, गंदा मत समझिएगा। ये वाकई में आपके शरीर के लिए अमृत का काम कर सकती है। तो सुबह उठकर आपको क्या करना है, सबसे पहले मंजन नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि आपको गुनगुना थोड़ा सा पानी करना चाहिए, अपने मुंह में कुल्ला करते हुए उसे अंदर लेना चाहिए, ताकि आपकी जितनी भी लार मुंह में जमा हो वो सारी की सारी आपके पेट में चले जाए और आपकी वो लार जो है आपके लिए अमृत का काम कर सके। अब खाने के कितने समय पहले पानी पीना चाहिए और कितने समय बाद, इसका एक्यूरेट तो कोई टाइम नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है यदि आप खाना खाने बैठे हैं तो कम से कम उसके 30 से 45 मिनट पहले पानी पी लीजिए, यदि आपको पीना ही है तो। क्योंकि आप जैसे ही पानी पीते हैं उसके बाद खाना खाते हैं तो पानी यदि आपके पेट में है तो जो भी आप खाना खा रहे हैं उसका पाचन ठीक से नहीं होगा, क्योंकि पाचन होने के लिए शरीर में गर्मी और ऊष्मा की ज़रूरत है, जो कि आपके पेट में बहुत सारे प्रकार की अलग अलग ग्रंथियां हैं जो कि अलग अलग प्रकार के केमिकल्स रिलीज करती है, जो कि आपके भोजन को पचाती है, तोड़ती है। बहुत सारी प्रोसेस होती है पेट के अंदर। अब यदि आपने पानी पहले से पी के रखा है और यही जो खाना है मुंह के द्वारा, नलियों के द्वारा गिर रहा है आपके पेट में, तो वो खाना ठीक से पच पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि वहाँ पर ठंडा पदार्थ पहले से ही पड़ा हुआ है। ऐसे ही जब आप खाना खा लेते हैं तो उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पीने के लिए कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? वही सेम लॉजिक है, क्योंकि यदि आपने अपने पेट में भोजन डाला है, अब उसको पचाने की प्रक्रिया यहाँ पर पेट के अंदर चल रही है और तुरंत आपने पानी पी लिया, तो आपने क्या किया, उस बिना पचे हुए भोजन पर क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। अब वहाँ पर ऊष्मा का संचार हो रहा था आपके भोजन को पचाने के लिए, और जैसे ही आप पानी पीते हैं तो यहाँ पर वो पानी गिर जाता है और उसके बाद वो भोजन इतने अच्छे से नहीं पच पाता है, वो सड़ जाता है। तो इस प्रकार से आपको अपने भोजन के
45 मिनट पहले पानी पीना है तो पी सकते हैं, और यदि 1 से 1.5 घंटे बाद पिएंगे तो आपके भोजन का पाचन बढ़िया रहेगा और आपका पेट भी हमेशा ठीक रहेगा। तो ये तो बात हो गई पानी की। अब तीसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है हमारे शरीर के लिए, और वो है सूर्य देव। आपने देखा होगा पूरी पृथ्वी को कौन चलाते हैं? वैसे तो बहुत सारी चीजें चलाती हैं, सारी चीजें मिलकर चलाती हैं, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं सूर्य देव या सूर्य भगवान जिन्हें हम कहते हैं। और क्यों? क्योंकि उन्हीं की किरणों से हमें रोशनी मिलती है, एनर्जी मिलती है, और वही विटामिन डी का काम करती है। यदि आप किसी पेड़ को किसी घर के अंदर लगाते हैं तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे वो सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? क्योंकि उस पेड़ को सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही है। तो ऐसे ही हमारा शरीर भी है, हम भी है। जब तक हमें धूप नहीं मिलेगी, हमारे अंदर की जो बीमारियां हैं या विटामिन डी है या और प्रकार की जो हमें एनर्जी मिलती है वो नहीं मिल पाएगी। तो हर दिन कोशिश कीजिए 10 से 15 मिनट जो सुबह की रोशनी होती है 8 बजे से 10 साढ़े 10 बजे तक की, गर्मियों के दिन में वो टाइम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और सर्दियों में चेंज हो जाएगा, वो आपको समझना पड़ेगा। तो उसके बीच की जो रोशनी होती है उसे आप अपनी बॉडी पर लेने की कोशिश कीजिए, तो आपको विटामिन डी भी मिलता रहेगा और सूर्य की एनर्जी भी मिलती रहेगी ताकि आप स्वस्थ रहें। पुराने कई सारे एक्सपेरिमेंट हैं जिनमें आपने देखा होगा, या नहीं देखा है तो आप देखने की कोशिश कीजिएगा, कि कई सारी बीमारियों को सूर्य की रोशनी से, सिर्फ और सिर्फ सूर्य की रोशनी से ही ठीक किया जाता था। कई प्रकार के घाव है, कई प्रकार की बीमारियां हैं। और अक्सर आपने देखा भी होगा ना कि जब भी बरसात के बाद पहली बार सूरज देव प्रकट होते हैं तब हमारे घर में सारे बर्तन, सारे खाने के सामान, सारे के सारे बिस्तर, उनको सूर्य के सामने, रोशनी के सामने ले जाकर रखा जाता है ताकि वो सूख जाए ठीक से। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सूर्य भगवान में वो ताकत होती है कि किसी भी प्रकार के कोई जीवाणु, विषाणु, किसी भी प्रकार की कोई गंदगी यदि उस सामानों में लगी हो, उन चीज़ों में लगी हो, तो वो सूर्य भगवान खत्म कर देते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर के बारे में भी है, इस बात को आपको समझना होगा। अब यहीं पर मुझे एक और लॉजिक याद आता है कि पुराने समय में आपने देखा होगा कि नदी में स्नान करने के लिए जाते थे या नहाने के लिए जाते थे। अब वहां पर 2-3 लॉजिक होते थे जो कि कोई समझाता नहीं है, लेकिन नदी में स्नान करने क्यों जाना चाहिए या क्यों करते थे उसका लॉजिक होता था। आज हम क्या करते हैं, घर के अंदर बाथरूम में, पैक बाथरूम जो होता है उसके अंदर नहाते हैं, शॉवर लेते हैं, बाल्टी से नहाते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि पुराने समय में जब नदी में कोई व्यक्ति नहाने के लिए जाता था 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, तो सूर्य देव उस समय प्रकट होते थे और सूर्य देव की जो रोशनी होती थी, जो किरणें होती थी, अब पहले व्यक्ति पूरे कपड़े पहन के तो नहीं नहाता था, है ना, अपने जो मेन जो पार्ट है वहीं ढककर रखता था और बाकी जगह के कपड़े निकाल देता था। तो क्या होता था इससे कि सूर्य की रोशनी जो है हमारी पूरी बॉडी के हर एक हिस्से पर पड़ती थी 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, और फिर हम उसके बाद हम कपड़े पहनते थे। तो उस समय क्या हुआ, हमारा वो वाला काम हो गया जो अभी मैं समझा रहा था कि हर दिन हमको अपनी पूरी बॉडी को 10 से 15 मिनट सूर्य देव की रोशनी दिखाना चाहिए। तो इस प्रकार से पहले वाले इंसान इसलिए स्वस्थ रहते थे, उसका एक कारण ये भी था क्योंकि वो नदी में नहाने के लिए जाया करते थे और वहां पर वो अपने पूरे वस्त्र उतारते थे जब, तो पूरी बॉडी को उनके वहां पर सूर्य की किरणें पड़ती थी जिसके कारण वो स्वस्थ रहते थे, उनकी एनर्जी बनी रहती थी। अब चौथा पार्ट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने अभी तक 3 पार्ट देख लिए हैं। पहला, आपको अपने शरीर को बाहरी, अंदरूनी और ऊपर से ठीक रखना है। दूसरा, हमने पानी के बारे में या जल के बारे में देख लिया। तीसरा, हमने सूर्य देव के बारे में देख लिया। अब चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है शरीर के स्वस्थ रखने के लिए, वो है हमारा भोजन। अब भोजन कैसा होना चाहिए? तो भोजन में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं पहले ही कर दूं कि आपको महीने में कोशिश करना चाहिए कम से कम 1 या 2 फास्ट रखने के लिए, और वो यदि आप 11 के दिन रख ले, जिसका फास्ट बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि बहुत सारे उसमें वैज्ञानिक कारण भी है। तो यदि आप 11 के दिन फास्ट रख सके तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। तो महीने में 1 या 2 फास्ट रखिए ताकि आप जो सारा का सारा भोजन महीने भर करते रहते हैं और दोनों प्रहर, दोनों टाइम करते रहते हैं, तो शरीर को भी रेस्ट चाहिए ना। वो भी मशीन है, वो भी आप उसको चलाते रहते हैं पूरे टाइम। जैसे ही आपने भोजन किया, शरीर क्या करती है, उसे पचाने के लिए लग जाती है। रात में जब आप सोते हैं तो खाना खा के सोते हैं, आपको नींद ठीक से आती है नहीं आती है आपको भी नहीं पता है, लेकिन शरीर पूरे समय उसको पचाने में लगा रहता है। तो आपको महीने में 1 या 2 बार उसे भी रेस्ट के लिए टाइम देना चाहिए। जैसे आप संडे का टाइम निकालते हैं कि भैया सप्ताह भर मैंने बहुत काम किया, अब तो संडे आ गया है, मुझे रेस्ट करना है। तो ऐसे ही आपके शरीर को भी रेस्ट की जरूरत होती है, आपके पेट को भी, पेट की मशीनों को भी रेस्ट की जरूरत होती है। उन्हें भी थोड़ा वक्त दीजिए और महीने में 1 या 2 बार फास्ट कीजिए ताकि आपका शरीर हेल्दी रहे। इसके अलावा 3 प्रकार की सफ़ेद चीज़ें होती हैं जिनसे आप कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा बच के रहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही 3 सफ़ेद चीज़ें होती हैं जो आपके शरीर को खराब करेगी। पहली सफ़ेद चीज़ है सफ़ेद नमक, जो कि आप बहुत मात्रा में भर भर के लेते रहते हैं, और उसके बाद क्या होता है आपको पता ही है, बहुत सारी प्रकार की दिक्कतें शुरू होती है उस वाइट नमक से। दूसरा,
सफ़ेद शुगर, जो वाइट शुगर होती है जिसको आप शक्कर बोलते हैं, वो भी यदि आप उसकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी मात्रा में कम कर देंगे तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा लगने लगेगा आपके जीवन में। और तीसरी और सबसे खतरनाक चीज़ होती है सफ़ेद मैदा, जिससे बनी आप चीज़ें खाते हैं और उसके बाद आपके शरीर में मोटापा आ जाता है और आप पतले होने की कोशिश करते हैं, तो वो तीसरी सफ़ेद चीज़ भी खतरनाक होती है। तो इन 3 सफ़ेद चीज़ों को आप पूरा बंद ना करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके कम भी कर देंगे तो आप अपने शरीर में अलग ही किस्म की एनर्जी महसूस करेंगे और आप सुंदर दिखने लगेंगे। इसके बाद आप कोशिश कीजिए कि जितना भी आप खाना खाते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा सब्जियों की हो और सलाद की हो, क्योंकि वो वाटर रिच होते हैं। जितना आप पानी नहीं पी पाते हैं, तो यदि आप सलाद की मात्रा ज़्यादा ले लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपके शरीर को हेल्दी रखता है और पानी की मात्रा जो अपूर्ति रहती है उसे भी पूरा कर देता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि रात को सोने से पहले जो भोजन आप करते हैं, मतलब जिसे आप डिनर कहते हैं, या तो आप उसको थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए, मतलब 5, 6, 7 बजे तक कर लीजिए। ऐसा शहरी जो क्षेत्र रहते हैं वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए 6:30 से 7 बजे तक यदि आप भोजन कर पाए तो वो बहुत हेल्दी होता है। और जो भी भोजन आप कर रहे हैं उसे हल्की मात्रा में कीजिए या हल्का भोजन कीजिए, ताकि रात को जब आप सोएं तो आपका बॉडी आपके सोने को ठीक करे, ना कि पूरे टाइम आपके भोजन को पचाने के लिए लगा रहे और फिर आपको नींद भी ठीक से नहीं आती है। तो उसका ये लॉजिक होता है। तो रात को सोने से पहले हल्का भोजन करें, इस बात को भी याद रखें। चलिए, तो 4 चीजें समझा दी मैंने। सबसे पहले हो गया आपका बाहरी, अंदरूनी और ऊपर का शरीर। दूसरा हो गया आपका जल या पानी। तीसरा हो गया सूर्य की रोशनी। चौथा हो गया आपका अपना क्या, भोजन। और 5वां और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी हेल्थ का इंश्योरेंस करवाना या आपकी हेल्थ का चेकअप करवाना। देखिए, आप 2023 में चल रहे हैं, 2023 में मैं इस वीडियो को देख रहा हूं, पता नहीं आप कब देखेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा कि आगे जो आने वाला समय है बहुत खतरनाक है। अभी थोड़े सालों पहले कोविड आकर गया और आप सभी को पता है कि कितना ज़रूरत पड़ गई थी उस समय में हेल्थ इंश्योरेंस की। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस भी यदि ये नहीं है तो वो भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको हर 1 साल में हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको एक हेल्थ चेकअप हर साल फ्री मिलता है, आप वो करवा सकते हैं। यदि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं भी है तो भी मेरी इस बात को मानिएगा कि हर साल थोड़ा सा पैसा लगता है, आप अपना फुल बॉडी चेकअप करवाइए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आपको पहले से पता चल जाए और आप सतर्क रह के उसके लिए पहले से काम कर ले। नहीं तो जब दिक्कतें बढ़ती है तो वो इतनी बढ़ जाती है कि आपका सारा का सारा जीवन भी लेकर चली जाती है और पैसा भी लेकर चली जाती है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता था इस पहली कड़ी में। इसकी और भी बहुत सारी डिटेल है, आप लोग कहेंगे तो और डिटेल में वीडियो बना दूंगा, लेकिन आई होप कि ये वाली क्लास जो है आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, बिल्कुल समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आप अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। और जो मृत्यु से पहले वाला कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप अलग अलग चीज़ों को फील कीजिए, अनुभव कीजिए, सीखिए, ताकि आप अपने डॉक्टर खुद बन सके और आपको डॉक्टर के पास जाने की जीवन में कभी भी जरूरत ना पड़े। आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इसी प्रकार की सीरीज अब हम कंटिन्यू रखेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये ज्ञान कैसा लगा और इनका कितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ में। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही पावरफुल और मोटिवेशनल वीडियोस अब आते रहेंगे इस चैनल पर। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।